हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 19 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स, जिसमें हम कुमार गौरव सर की क्लास का करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक कितनी है, यानी कि शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। इसमें शीर्ष पर रहा है भारत। और इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? 154 सदस्य देश हैं। और जारी किस संस्था के द्वारा किया गया है? चेनालिसिस संस्था के द्वारा। किस देश ने क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा को एडॉप्ट किया है? इस इंडेक्स में इसके बारे में बताया गया है कि किस देश ने क्रिप्टो मुद्रा को एडॉप्ट यानी कि उसको स्वीकार किया है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? भारत। और दूसरे पर कौन रहा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी का नाम क्या है? अबूजा। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 हाल ही में किसने जारी किया है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें दो कैटेगरी में बताया गया है कि 10 लाख प्लस वाले में कौन शीर्ष पर रहा है? इंदौर, आगरा और ठाणे। और 3 लाख से 10 लाख के बीच शीर्ष पर कौन रहा है? अमरावती। अमरावती यह महाराष्ट्र में स्थित है। अमरावती 3 लाख से 10 लाख के बीच और 10 लाख से ज़्यादा में आगरा और ठाणे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है? 67 रैंक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है। किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें भारत की रैंक है 127वीं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया। इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया? मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 161वीं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 4th। इसमें देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। इसमें भारत की रैंक है 107। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 38वीं। और इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर, जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह यूनेस्को हेरिटेज से संबंधित है। यूनेस्को विश्व धरोहर, अब भारत में कितनी धरोहर हो गई हैं? 42 धरोहर हो गई हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। यहाँ पर प्राकृतिक होगा, तो 7 हैं प्राकृतिक, 34 हैं सांस्कृतिक। विश्व धरोहर समिति की बैठक हाल ही में हुई, कहाँ पर हुई? रियाद सऊदी अरबिया में, सऊदी अरेबिया में हुई। और यह 45वां सत्र था। इसमें फैसला लिया गया कि इसमें भारत की 2 हेरिटेज साइट को शामिल किया जाएगा। और 41वीं हेरिटेज साइट कौन बन गई? शांति निकेतन। और 42वीं होयसल मंदिर, जो कर्नाटक में स्थित है। यानी कि 42वीं कौन सी है? होयसल मंदिर, कर्नाटक, जो बाद में स्थापित की गई सबसे नवीनतम है। 41वीं शांति निकेतन। शांति निकेतन से संबंधित महत्वपूर्ण बात है, इसकी स्थापना की गई 1901 में। 5 स्टूडेंट्स से इसकी शुरुआत हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। और यह कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा होयसल मंदिर। होयसल मंदिर नवीनतम धरोहर है। पश्चिम बंगाल में अब कितनी विश्व धरोहर हैं? 3 कौन कौन सी? सुंदरवन नेशनल पार्क है, दार्जिलिंग के दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे और शांति निकेतन। ये 3 साइट्स पश्चिम बंगाल में हो गई हैं। और पश्चिम बंगाल में ही दुर्गा पूजा कौन सी है? 14वीं अमूर्त धरोहर है। अमूर्त यानी कि जिसको छुआ नहीं जा सकता, दुर्गा पूजा है नवीनतम इंटेंजिबल साइट। 14वीं कौन सी है? नवीनतम दुर्गा पूजा, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 39वीं विश्व धरोहर कौन सी थी? रामप्पा या काकतेश्वर मंदिर, जो तेलंगाना में है, यह थी। और 40वीं कौन थी? धौलावीरा, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण साइट्स और उनके वर्ष, जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगरा का किला जो 1565 में अकबर के द्वारा बनाया गया था, उसको यूनेस्को में की सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 में।
नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है जो बिहार में स्थित है। इसको कब शामिल किया गया था? सन 2016 में। सांची में बौद्ध स्मारक, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक के द्वारा। इसको कब शामिल किया गया? 1989 में। और यह इंडिया का पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची, सांची मध्य प्रदेश। धोलावीरा, धोलावीरा 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 2021 में शामिल किया गया। एलोरा और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, 1983 में इसको शामिल किया गया। अहमदाबाद, अहमदाबाद भारत का पहला शहर है जिसको यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। पहला शहर 2017 अहमदाबाद, और दूसरा शहर कौन सा है? जयपुर, जिसको 2019 में शामिल किया गया। अब तक भारत के ये 2 ही शहर यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है जिसको 1986 में शामिल किया गया। नेक्स्ट, बोध गया, बोध गया का महाबोधि परिसर, इसको शामिल किया गया सन 2002 में। रानी की वाव, जो हमारे 100 रुपये का नोट है उसके पीछे भी इसका चित्र अंकित है, यह गुजरात में स्थित है और इसको कब शामिल किया गया? सन 2014 में। सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, कर्नाटक में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में स्थित है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, इसको 1984 में शामिल किया गया। ताजमहल, ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था मुमताज महल की याद में, और यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको 1983 में शामिल किया गया था। अब हम देख लेते हैं 7 प्राकृतिक धरोहर। प्राकृतिक धरोहर कौन सी हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको सन 2014 में शामिल किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, इसको 1985 में शामिल किया गया। केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में, इसको भी 1985 में शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभयारण्य, इसको शामिल किया गया 1985 में। नंदा देवी या फूलों की घाटी नेशनल पार्क 1988 और 2005 में इसको शामिल किया गया। सुंदरबन नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल में है, इसको 1987 में शामिल किया गया। और सबसे लास्ट है पश्चिमी घाट, इसको सन 2012 में शामिल किया गया था। और भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है, यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हैं? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है, इसको सन 2016 में शामिल किया गया। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व बांस दिवस मनाया गया है, इसको कब मनाया जाता है? इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 18 सितंबर को। चलिए हम बांस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बांस, इस बांस को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, तो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? बांस को ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना कहा जाता है। और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली घास कौन सी है? बांस। अब हम देख लेते हैं बांस। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बांस संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2005 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? एंटवर्प बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। और बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 2 संगठनों का मुख्यालय है, नाटो और यूरोपियन यूनियन, यह भी हमको ध्यान रखना है। बांस का फायदा क्या है? यह पर्यावरण अनुकूल को बनाए रखता है, पर्यावरण अनुकूलन, तेजी से विकास होता है, मजबूत एवं लचीला होता है। तो ये है बांस के फायदे। अब हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस। बैम्बू डे कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए, तो ओजोन संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। इस बार होस्ट कौन सी कंट्री थी? कोटे डी आइवर। और इसकी थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है क्योंकि यह भी बार बार पूछा जा सकता है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट है विश्व सुनामी दिवस। विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 जून को। चाप चारकूट फेस्टिवल, इसको बैम्बू फेस्टिवल भी कहते हैं, तो चाप चारकोट फेस्टिवल, जिसको बैम्बू फेस्टिवल भी कहते हैं, यह मनाया जाता है मिजोरम। विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि मीन्स आर्द्रभूमि जो दलदली भूमि होती है उसके संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को हुआ था रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, ईरान के रामसर नामक स्थान पर। तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है?
भारत में वर्तमान में रामसर साइट हैं 75, ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटो जीपी रेस हाल ही में भारत में पहली बार होने वाली है, तो यह कहाँ पर होगी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन किया जाएगा। मोटो जीपी रेस का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन होने वाला है 20 से 24 सितंबर तक। इसमें 42 टीम भाग लेंगी, प्रत्येक टीम से 2 राइडर भाग लेंगे, यानी कि 84 राइडर इसमें भाग लेंगे। और इसका शीर्ष प्रायोजक यानी कि टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल मोटो जीपी रेस का टाइटल स्पॉन्सर बना है। तो मोटो जीपी रेस भारत में पहली बार होगी, उत्तर प्रदेश नोएडा में होगी, और इसका टाइटल स्पॉन्सर है इंडियन ऑयल। 42 टीम भाग लेंगी इसमें। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होंगजो एशियन गेम्स कौन से क्रम के हैं? 19वें क्रम के हैं, और इनका आयोजन कहाँ पर होगा? चाइना में। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? अमूल इनका टाइटल स्पॉन्सर बना है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में इसका आयोजन होगा अक्टूबर-नवंबर में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को। और इसके शुभंकर कौन है? क्रिप्टोवर्स। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? नवीनतम है 13वीं, लेकिन हमको 12वीं भी ध्यान रखनी है। 12वीं कौन सी थी? REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। यह पहली थी, 12वीं थी, और 13वीं हाल ही में कौन बनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा हाल ही में किसने की है? भारत ने की है। G20 सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की थी। इसके तहत IMEEEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया जाएगा। और जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसके तहत क्या होगा? यह फ्यूल का वैकल्पिक ऑप्शन तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाया जाएगा। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है? वैकल्पिक, जो फ्यूल के वैकल्पिक ऑप्शन है उनको तैयार करना, जिससे हम ईंधन, जो जैव ईंधन है उसका उपयोग कम से कम कर सकें और नवीकरणीय ऊर्जा पर हम डिपेंड रह सकें। नेक्स्ट है, पहली भारतीय एयरलाइंस जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से उड़ान भरी, तो वह पहली कौन सी थी? विस्तारा एयरलाइंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, IB साथी पहल हाल ही में किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? IB पहल शुरू की गई है इंडियन बैंक के द्वारा। इसकी स्थापना हुई 1907 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में इसका मुख्यालय स्थित है। IB साथी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि ग्राहक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। और इसके लिए इन्होंने क्या शुरू किया है? BC यानी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया है। इसमें ग्राहकों को सुविधा देकर उनको संतुष्ट किया जाएगा। तो IB साथी पहल शुरू की है इंडियन बैंक ने। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में मुख्यालय है। यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को बैंक से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को। सिफारिश किसने की थी? यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। देश का पहला ट्रांजिट कार्ड का मतलब क्या है? कॉमन ट्रांसपोर्ट कार्ड यानी कि कॉमन परिवहन कार्ड हाल ही में किसने लॉन्च किया है? SBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। SBI की स्थापना 1955 के एक्ट के तहत हुई थी। नेक्स्ट है 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? AU स्मॉल बैंक। इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? एयरटेल ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में OTC या 7 रिंग लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? NPCI ने। इसमें एक रिंग होगी जिसके द्वारा हम ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यह है OTC या 7 रिंग। इसको लॉन्च किया NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यह कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग होगी।
यानी कि बिना कॉन्टैक्ट के ही हम अपने बैंक अकाउंट से भुगतान कर सकते हैं। यह एक रिंग की तरह होगी जिसको हाथ में पहना जाएगा और हमको केवल फिंगर से उस मशीन को छूना है, ओटीसी मशीन को, और हमारे अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग है जिसमें रुपीज़ वर्जन में इसको लॉन्च किया गया और इसका निर्माण किसने किया? जिरकोनियन सिरेनिक से इसका निर्माण किया गया है। और किस एक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ? भुगतान एक्ट 2007 के तहत इसकी स्थापना की गई। भुगतान एक्ट 2007 के तहत इसका निर्माण किया गया और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में यह स्थापित हुआ था भुगतान एक्ट। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है और भारत का पहला यूपीआई एटीएम को किसने लॉन्च किया है? हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। वृक्ष के तने की वल्ले के आधार पर उम्र ज्ञात करना, यानी कि जो वृक्ष के अंदर छल्ले होते हैं, वल्ले होते हैं, उनके आधार पर वृक्ष की उम्र ज्ञात करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओलंपिक लोगों में कितने वल्य या छल्ले रिंग होते हैं? 5, जो 6 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को एक ही रिंग से दर्शाया गया है। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन। चाय फैक्ट्री कचरे को फार्मा उत्पाद में हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा बदला गया है? यानी कि वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्ट किया गया है। तो किस आईआईटी ने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने इसको किया है। चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पाद में कन्वर्ट किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, जो असम में स्थित है। अब हम देख लेते हैं कुछ चाय से संबंधित या जीआई टैग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। भारत का पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? सन 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि कोई भौगोलिक चीज़ जो विशेष क्षेत्र में पैदा होती है उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और इसका अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम है, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसको दिया जाता है। प्रोजेक्ट काटरू हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा शुरू किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण की जांच करना मोबाइल के द्वारा। इसमें हम मोबाइल प्रदूषण की जांच कर सकते हैं। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किसने स्थापित किया है? आईआईटी मद्रास ने स्थापित किया है जंजीबार तंजानिया में। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति अगलायम इसकी महिला अध्यक्ष बनी है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप स्थान किसने हासिल किया है? आईआईटी मद्रास ने। परम कामरूप कामरूप किसका प्राचीन नाम है? असम का। तो असम में आईआईटी कौन सी है? आईआईटी गुवाहाटी। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री हैं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ये हाल ही में स्पेन गई हुई हैं। तो हाल ही में ममता बनर्जी और स्पेन के बीच एक समझौता हुआ है, यानी कि पश्चिम बंगाल और ला लीगा जो स्पेनिश फुटबॉल लीग है, यानी कि पश्चिम बंगाल और स्पेन की ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल लीग के बीच हाल ही में समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत फुटबॉल एकेडमी स्थापित की जाएगी जिसमें युवा इसमें भाग ले सकते हैं। तो फुटबॉल एकेडमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? पश्चिम बंगाल में। कौन स्थापित करेगा? स्पेनिश फुटबॉल लीग इसको स्थापित करेगी। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल और स्पेन के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें फुटबॉल एकेडमी भारत में स्थापित की जाएगी। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डूरंड कप 132वें क्रम का हुआ था। इसमें विजेता कौन है? मोहन बागान। और इसने किसको हराया? पूर्वी बंगाल को हराया। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और इसमें किसने विजय हासिल की? कर्नाटक ने। कर्नाटक के बेंगलुरु जीता और मेघालय को हराया गया। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसमें विजेता कौन रहा? स्पेन ने इंग्लैंड को हराया। इंटरकॉन्टिनेंटल कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। इसमें इंडिया ने लेबनान को हराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन। गिफ्ट डीड योजना या विशेष उपहार विलेख योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है?
उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो गिफ्ट डीड योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश राज्य से है। इसको क्यों शुरू किया गया? इसमें संपत्ति के बंटवारे या दान देने में होने वाले पारिवारिक विवादों को हल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसमें विशेष छूट भी होगी। यदि हम संपत्ति को दान करते हैं तो स्टाम्प शुल्क, जो स्टाम्प लगती है उसका शुल्क मैक्सिमम अधिक से अधिक 5,000 रुपये होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यह इसमें विशेष छूट दी गई है। जो संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद होते हैं उनको हल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश राज्य से। संपत्ति के बंटवारे में होने वाले विवादों को हल करना मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पोड टैक्सी योजना कहाँ पर शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अब नोएडा की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सरकारी वाहन को इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तन करने का टारगेट कितने वर्ष का रखा गया है? सन 2030 तक। ऐसा टारगेट रखा गया है कि जितने भी सरकारी वाहन हैं उनको इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया जाएगा और इसका टारगेट है सन 2030। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई 1996 में संघाई 5 के रूप में। 2001 में इसका नाम हो गया संघाई सहयोग संगठन। हाल ही में इसकी बैठक हुई, 23वां सम्मेलन हुआ भारत में और इसमें 9वां सदस्य कौन सा शामिल हुआ है? 9वां सदस्य शामिल हुआ है ईरान। इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में। इसको काशी भी कहा जाता है। तो SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ कहाँ पर यूनिटी मॉल स्थापित करने की बात कही गई है? लखनऊ, आगरा और बनारस में स्थापित करने की बात कही गई है। बनारस का ही नाम काशी है, इसी को वाराणसी भी कहते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी योजना हाल ही में कहाँ पर शुरू करने की घोषणा की गई है? ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जो सन 2001 से वर्तमान तक मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मी योजना की फुल फॉर्म क्या है? लोकेशन असेसनेबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव। यह परिवहन को बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य है और यह 10 वर्ष की योजना है जिसमें टिकाऊ, सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य है परिवहन को बेहतर करना। इसमें 1000 बसें शुरू की जाएंगी जो ग्राम पंचायत से जिले तक जाएंगी, यानी कि ग्राम पंचायतों को जिले तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो लक्ष्मी योजना का संबंध किससे है? ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई? 17 सितंबर 2023 को। यह 13,000 करोड़ रुपए की योजना है। इसमें पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख, यानी कि 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और 5% इसकी ब्याज दर होगी। और यह किन के लिए शुरू की गई है? पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अमृत वृक्ष योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? असम राज्य में। क्लैगनोर महिला अधिकार निधि योजना का संबंध किससे है? तमिलनाडु राज्य में इसको शुरू किया गया। शुभ यात्रा योजना किस राज्य में शुरू हुई? केरल में। प्रवासी भारतीयों के लिए, यानी कि जो भी भारतीय बाहर जाते हैं उनको वीज़ा से संबंधित यदि धन की आवश्यकता हो तो 2 लाख रुपए तक का धन केरल सरकार उपलब्ध करवाएगी और यह योजना कौन सी है? शुभ यात्रा योजना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन किया घोषित। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।